जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी व्याकरण की सीरीज को क्रमशः लेकर चल रहा है और इसमें आपने देखा है कि प्रीवियस की जो वीडियोज हैं उनमें हमने स्वर संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं, वर्तनीगत अशुद्धियाँ, उन पर चर्चा की है। और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी बहुत सारी भूलें हम करते हैं और ये ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञात होता है, अज्ञातवश हम ऐसा करते हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें कुछ ऐसी भूलें जिनको हम सुधार लें तो व्याकरणगत जो अशुद्धि है उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधी पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, है ना, तो फिर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अनुस्वार समानता आप जैसे बिंदी देखते हैं और एक चंद्र बिंदु देखते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं आपको इन्हें नहीं लगाना होता है, आप लगा देते हैं, और जहाँ लगाना होता है हम लोग नहीं लगाते हैं। और इससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोई भी चीज़ जहाँ प्रयोग नहीं करना है, बेमतलब का आप लगा दिए, है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ देखेंगे बेमतलब का अनुस्वार व अनुनासिक लगा रहे हैं, तो वो अर्थ अपने आप में जिस संदर्भ में आपने कहा उससे विपरीत वो अर्थ देता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में ये इस तरीके से जल्दबाजी करते हैं और हमेशा हमेशा बोलते, तो कहीं पता लगा जल्दबाजी में है, हमें लगा कि यहाँ बिंदु लगा देना चाहिए, जबकि नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से हमेशा लिखना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था अनुस्वार का प्रयोग करने का। या हम ऐसे लिखते हैं करके, कोई काम करने के संबंध में करके, और तुरंत हम बिना सोचे यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, जबकि सही क्या है यहाँ पे करके। तो पहली चीज़ तो ये है कि बिना मतलब के चिन्ह नहीं लगाना है। जिसे बोला गया पूछ कर, किसी से हमने कहा कोई काम के लिए कि पूछ कर, अब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था कि आप अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, है ना, जब सही क्या है, सही है पूछ कर, तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमने प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अज्ञातवश हमें ये बात पता ही नहीं है कि हमें इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वो गलती से हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं है जो चिन्ह लगाना ही है, जैसे हमने कहा क्योंकि। अब क्योंकि अगर आपने सिर्फ इस तरीके से लिख दिया क्योंकि, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए था, तो ये है क्योंकि, ये सही है, ये सही नहीं है। तो बिना मतलब के नहीं लगाना है, और जहाँ पर लगाना वहाँ जरूर लगाना है। अब वो हम कैसे पता करेंगे, ठीक स्थान पर चिन्ह लगाना है कि नहीं लगाना है, दोनों में अंतर क्या है, अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कभी हम जैसे प्रयोग में लेके आते हैं, हमने बोला अंधेरा, तो अंधेरा बोलने पे हमें ये समझ नहीं आता कि हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है या अंधेरा लिखते समय इसमें जो बिंदु लगाना है वो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, समझ नहीं पाते। जबकि सही क्या है, अगर आप ये लिखेंगे गलत हो जाएगा अंधेरा, यहाँ पे चंद्र बिंदु यानी जो अनुनासिक है वो सही है। तो हम नासिक के चिन्ह के बिना अर्थभेद का, अर्थ का अनर्थ होता है वो समझ नहीं पाते हैं। तो अब हम आज सबसे पहले अनुस्वार पे बात कर लेते हैं कि अनुस्वार अनुस्वार का क्या मतलब होता है और इसे आप जो है किस तरीके से समझ सकते हैं और आगे इस भूल से बच सकते हैं। पहली बात तो आप समझिए कि जो अनुस्वार है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से दिख रहा होगा, और कोई भी अगर आपको मात्रात्मक या किसी भी प्रकार की त्रुटि लगती है तो आपको निस्संदेह बड़ी विनम्रता से आप कमेंट में पिन कीजिएगा, मैं उस पर जरूर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि उस चीज़ को ले लिया जाए। देखिए, अनुस्वार क्या है, जैसे स्वर गुण होता है ना, वैसे ही व्यंजन गुण होता है। तो अनुस्वार, तो पहली चीज़ आप समझिए कि अनुस्वार जो है ये व्यंजन गुण है, और ये व्यंजन गुण है तो आपने ये देखना है कि व्यंजन गुण जो हम पंचमाक्षर की बात करते हैं, यानी जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग के अंत में जितने भी आते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं पंचमाक्षर में या मंगणनम कहते हैं, यानी वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं उसे। तो अनुस्वार जो कि व्यंजन गुण है, अर्थात जिसमें वर्ग के पंचम अक्षर की ध्वनि सुनाई देती है, अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। यानी जहाँ पे ये पंचमाक्षर आ रहा है, ना है हलत के साथ, मा है, डा है, या है अंगड़ा, ये या मंगनम का जहाँ पे भी किसी भी आप देखिए सबसा सुनाई देता है, वहां पे आप जो है अनुस्वार का प्रयोग यानी चंद्र बिंदु नहीं बल्कि बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करें या इसको करें, बात एक ही है। इनके अलावा और कहाँ इसका आप प्रयोग कर सकते हैं,
इसके अलावा आप यहाँ पे लिस्ट है य र ला वा, और फिर आप देखें तो तीनों शाह यानी तालव्य है, मूर्धन्य है और दंतशा। तो तालव्य, मूर्धन्य और दंतशा प्लस हा, इनसे पहले भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। वर्ग के पंचम अक्षर के साथ करते हैं और अंतस्थ या र ला वा और सा, तीनों ही हम देखते हैं तालव्य मूर्धन दंत प्लस हा, इनके साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या चीज हम प्रयोग में कैसे लाएंगे, जैसे हमने क्या कहा कि आप जो है तालव्य शाह के सामने प्रयोग में ला सकते हैं दंत शाह। अब देखिए जैसे सा है दंत शाह या, हमें लिखना है संयम, तो संयम लिखना है तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, संयम लिखने के लिए हमने बिंदु लगा दिया। संरक्षण, संरक्षण, अब देखिए ना, या तो ना हम यहाँ से प्रयोग करते हैं, यहाँ से इस ना को लिखते हैं संरक्षण को, तो ना के बजाय हमने क्या कर दिया, देखिए इसमें ध्वनि जब आप बोलेंगे तो आपको ना की ध्वनि सुनाई देगी, और जब सुनाई देगी तो ना ना लिख के यहाँ पे संरक्षण, तो यहाँ पे ऐसे सन ना ऐसे करके नहीं लिखे, इसी ना के बदले हमने यहाँ पे अनुस्वार यानी बिंदी लगा दी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार व्यंजन गुण है जो कि वर्ग के पंचम अक्षर के स्थान पे प्रयोग में आता है। इनके अलावा य र ला वा तीनों श प्लस हा के सामने भी इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे संयम, संरक्षण हो गया, संसार हो गया, है ना, श्रृंगार हो गया, ये सारे देखिए इनके सामने प्रयोग में आ रहा है। यहाँ तक कि अंजन, अंजन में आपने प्रयोग कर लिया, है ना। और अब देखिए दंत शांति, तो ये इस तरीके से भी आप प्रयोग में कंपन, तो दोनों चीजें हैं, आप दोनों ही रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, या आप जन बिंदु लगाइए या पंचमाक्षर प्रयोग कर लीजिए, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको मतलब ऐसे तो आप बिंदु लगा के काम चला लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे शुद्धतम रूप में देखें तो आप अनुस्वार का प्रयोग ना करें बल्कि पंचमाक्षर का ही प्रयोग करें। वैसे नॉर्मली सभी के साथ आप पंचमाक्षर प्रयोग करें या अनुस्वार करें, लेकिन कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो शुद्धतम रूप में अनुस्वार का ना प्रयोग किया जाए, वो पंचमाक्षर से ही सही है। जैसे अम्ल, जैसे एक शब्द है अम्ल, अब ऐसा नहीं है कि आप बिंदु लगा के काम चला लीजिए, ये सही नहीं है। अन्याय, अब जब अन्याय है ना तो ऐसा नहीं कि बिंदु लगा के और याय कर दे तो ये ना का ये वो प्रयोग में लाने पे सही होगा, नहीं, यहाँ पे आपको सही है अन्याय लिखे तो यही सही है, तो यहाँ पे पंचमाक्षर का ही प्रयोग करें। जैसे हो गया शनमार्ग, तो शुद्धतम रूप में यहाँ पे आपको अनुस्वार लगाने की जरूरत नहीं है, नियम के अनुसार तो ठीक है लेकिन शुद्धतम रूप में ये चीज सही नहीं है। तो शनमार्ग अपने आप में पंचमाक्षर ना, आपने हलंत वाला ना प्रयोग किया ना, यही सही है। इनके अलावा जैसे हम लोग बोलते हैं जन्म, तो देखिए जन्म, यहाँ पे भी आपने यही प्रयोग किया। तन्मय, तन्मय है तो तन्मय में भी आप देखिए इसी तरीके से प्रयोग करेंगे। या आपने बोला अछूछड़, और अछूछड़ अगर आप बोल रहे हैं तो इसमें भी इसी तरीके से आप प्रयोग करिए। तो ये कुछ है। अम्ल, अन्याय, अन्वेषण, अन्वेषण खोजबीन के लिए अन्वेषण टर्म का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण है, इसमें भी आप करिए। जन्म, तन्मय, नम्र, निम्न, और वांग्मय, वांग्मय सन्मार्ग, सम्मान, ये अनुस्वार संबंधी हमने बताया। तो अनुस्वार संबंधी कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ये कि वर्गगत पंचमाक्षर का प्रयोग इसमें होता है। इनके अलावा यह अलावा तीनों शाह प्लस हा के समक्ष होता है, और कुछ ऐसे शब्द शाह है जो अपने आप में अनुस्वार ना प्रयोग करके आप उसका शुद्धतम रूप पंचमाक्षर के साथ प्रयोग करें, जैसे अम्ल, न्याय, अन्वेषण, कड़व, जन्म, तन्मय, कुछ ऐसे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा अनुनासिक की बात। अनुनासिक क्या है, देखिए हमें ये समझना है कि जो अनुनासिक है, याद एक चीज और भी रखना है आपको कि जो संस्कृत के तत्सम शब्दावलियां होती है ना, वहां पे चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी आप संस्कृत का उठा ले, जैसे दांत को हम लोग कहते हैं दंत, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपने ये चंद्रबिंदु लगा दिया, नहीं, संस्कृत में तत्सम शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता, वहां सदैव अनुस्वार का प्रयोग होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम अनुनासिक की बात करते हैं। देखिए जैसे अनुस्वार व्यंजन गुण था, वैसे ही जो अनुनासिक है, जो अनुनासिक है, ठीक है, अनुनासिक क्या है, ये अनुनासिक है स्वर का गुण। अनुनासिक क्या है, स्वर का गुण है।
जो प्राय आप जैसे वहाँ पे संस्कृत में देख रहे हैं, यहाँ पे प्राय ये हिंदी के तद्भव या देशज जो शब्द हैं, तद्भव तद्भव या देशज, तद्भव या देशज, इनके साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। बड़ी ध्वनि इनकी बहुत मध्यम होती है और आप जब प्रयोग में लाएंगे तो जैसे कहा गया अंगीठी पर खाना बनाना है, ठीक है, तो आप ये अगर कहेंगे अंगीठी, मतलब आपको लगेगा कि ना का प्रयोग ये ऐसे भी तो हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। अंगीठी, अंगूठा, अंगोछा, तो ये सब हम लोग कब यूज करते हैं, मतलब इन टर्म का यूज करते हैं देशज में, तद्भव में, जो संस्कृत की शब्दावली से सरलतम रूप में जो एक तरीके से आपस में लोग बातचीत के दौरान प्रयोग में लाते हैं, तो वही है देशज। तो इसकी ध्वनि बड़ी मध्यम होती है, बहुत मिठास होता है। जैसे कहा गया अंगड़ाई, अब अंगड़ाई में आप ये नहीं है कि अंगड़ाई में बिंदी लगा दी, गलत हो जाएगा। बोलने भी ही आपको लगेगा ये संस्कृत निष्ठ नहीं है, क्योंकि संस्कृत निष्ठ जो शब्दावलियां हैं, जो कि वो उसमें अपने आप ही अनुस्वार लग रहा है, तो अनुनासिक जो नाक से ध्वनित हो रहा है वो देशज का आया है। तो देशज हम लोग समानता आपस में घरों में बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें जैसे ही हमने कहा अंगड़ाई, तो अंगड़ाई, तो तुरंत आपको इस तरीके से लिखना, ये सही होगा। या हमने बोला ऊंचाई, 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 या और भी आपके मन में कुछ भी आ रहा, ऐंठना, ऐंठना, कंकरीला, पथरीला बोलते ना, तो जैसे कंकरीला, तो कंकरीला, या और भी आंचल। तो मुझे उम्मीद है ना कि आज आपको बहुत अच्छे से ये जो है अनुस्वार और अनुनासिक वाला जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। आंवला है, आंधी है, ऐसे बहुत सारे टर्म है ना, अंगीठी, अंगूठा, अंगोछा, अंधेरा, आंख, आंख है, आँच है, आंचल है, ईंधन है, ईंट है, एठना है, औधना है, औधना, कंकरीला, पथरीला। तो ये सारी चीज जो है जितने भी हम बता रहे हैं इनको आपको ऐसे बहुत सारे हैं, खांसना, खींचना, चौती, संभालना, हंसिया। तो इन सभी में शुद्धतम रूप में देखिए तो अनुनासिक चिन्ह जरूरी है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना है कि व्यवहार में आप देखो कि जिन अक्षरों के ऊपर मात्रा आ जाती है, जैसे मात्रा में आप देख रहे हो कि कोई भी मात्रा का प्रयोग है, छोटी या बड़ी हो गया, है ना, ए है, ए की मात्रा हो गया, इन सब के साथ देखेंगे तो उतना सुविधाजनक ये चीज नहीं है। उनके साथ आपको जैसे मान लो एग्जाम्पल में हमने कहा सींचना, अब जैसे यहाँ पे है सींचना, तो आप ये देख रहे हो कि सींचना में मात्रा का प्रयोग हो गया बड़ी की, और यहाँ पे अब अगर ये ऐसे लगाओगे तो सही नहीं है ना, सही नहीं है। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा तो ऐसे हम लोग तद्भव में या देशज में बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसी जगह पे अनुस्वार लिखा जाता है, जैसे सिंघाड़ा, तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना तो ऐसे बिंदी लगाएंगे, यानी यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल दिया बैगन, अब देखिए बैंगन, ए, ए की मात्रा हो गया, अब यहाँ पे ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बैगन, ढोंग, सिंघाड़ा, सींचना, गेंडा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अब जाके आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी हमें भूल आगे नहीं करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि डेली हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये सेशन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा सभी एग्जाम में। अब देखिए निम्न विकल्पों में से जो है आपको मिश्र वाक्य को पहचानना है। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, गुड़िया का मकान उधर है, राकेश ने भोजन किया, विकास आया और थककर सो गया। ध्यान दीजिए निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। क्या क्या यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला क्या क्या गया है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, मिश्र वाक्य है, तो जो देर से खाना खत्म करेगा उसे उसे मिठाई नहीं मिलेगी। जोड़ दिया गया है, जिस वाक्य में एक साधारण सॉरी जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर हमने देखा 8 भेद हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनना है। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। पड़ोस में शर्मा जी रह रहे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, और हमें उद्देश्य बताना है किसके बारे में बात की जा रही है, तो आप पहचान ही रहे होंगे शर्मा जी के बारे में। तो जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, तत्कर्ता वो उद्देश्य से जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है।
आगे देखिए, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। आज बहुत ठंड है, राहुल विद्यालय जाता और मन लगाकर पढ़ता है। क्या शाम यहाँ से चला गया? संयुक्त वाक्य पहचाना है तो राहुल विद्यालय जाता है और जब जाता है ना तो मन लगा कर पढ़ता है, यानी जोर दिया गया है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। वही नाम पाएगा जो अच्छा काम करेगा। तो अच्छा है कौन करेगा? वही नाम पाएगा जो अच्छा काम करेगा। संज्ञा उपवाक्य में जो विशेषण है, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अच्छा इनाम की बात की गई है, तो जो आश्रित उपवाक्य हो विशेषण की तरह व्यवहार में है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो, जैसा, जितना। अब वर्तनी शुद्धतम रूप में देखें तो वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आह्वान, निरावलंब, स्वावलंबन, आह्वान। अब इनमें से देखिए, जब जो अभी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कितनी तरीके से हम लोग गलतियां कर सकते हैं, उन्हें हमें ध्यान रखते चलना है, ये यही है। इसमें आपको देखने को वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है। अब जैसा आप बोलेंगे, निरावलंब लिखा है, स्वावलंबन लिखा है, आह्वान लिखा है, आह्वान लिखा है, तो इसमें शुद्धतम रूप में क्या है? निरावलंब। देखिए यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से आह्वान यानी किसी भी लोग को बुलाना, कुछ आह्वान जैसे होता नहीं कि देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, तो स्वावलंबन अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वावलंबन नहीं कहते, स्वावलंबी कहते हैं, स्वावलंबी। और निरावलंब नहीं कहते, निरअवलंब। जब आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो निरअवलंब, निरावलंब नहीं, निरअवलंब, स्वावलंबी, जिसका अर्थ है बिना आश्रय या सहारे के। निरअवलंब कहेंगे, निरअवलंब यानी बिना सहारे के। स्वावलंबी खुद पे ही एक तरीके से अपने ऊपर डिपेंड होना, आवन यानी बुलाना। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कैलाश, पुरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट, तिरस्कार। तो तुरंत आप समझ गए होंगे कि इसमें शिष्ट की बात की गई है, जबकि होता है परिशिष्ट। अच्छा, कैलाश में भी लोग गलती करते हैं, लोगों को लगता है कि ये वाला कैलाश जो है गलत है, तालव्य वाला सही होता है, दंत वाला सही नहीं है, जबकि गलत सोचते हैं। ये कैलाश यानी दंत सा वाला कैलाश सही है। पुरस्कार, तिरस्कार ये भी सही है। परिशिष्ट नहीं होता है, परिशिष्ट होता है। तो कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार ये सब शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? अस्थायित्व, सामुद्रिक, पूजनीय, संन्यास। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, अस्थायित्व दिया, पूजनीय दिया है, संन्यास दिया है, सामुद्रिक दिया है। तो इसमें जो है सामुद्रिक सही होगा, क्योंकि संन्यास को हमने पहले भी बताया, संन्यास में अभी जस्ट हमने बताया था कि अनुस्वार कहाँ लगेगा, तो तालव्य मूर्धन्य दंत साहा या लावा में लगेगा, पंचमाक्षर में लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तालव्य है, दंत सा है, तो दंत सा में भी तो अनुस्वार लगेगा, तो ये गलत हो गया। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। और अस्थायित्व इस तरीके से नहीं होता, स्थायित्व में आपको देखना है कि मात्रा लगता है, छोटी ई की मात्रा, स्थायित्व, ठीक है। और हमने अभी अनुस्वार और अनुनासिक की भूलें जो है, ये जो चैप्टर देखा है, ये जो टॉपिक देखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अब आगे आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब ये देखिए, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक, सही, शत शत नमन, रीत्यानुसार, संभावना, कीर्तिवान। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? शुद्धतम है संभावना। संभावना। शत शत नमन का शुद्ध रूप क्या होता है? हलंत नहीं लगना चाहिए इसमें, यहाँ पे हमने दोनों में हलंत लगा दिया, ये गलत है। शुद्धतम रूप में है शत शत नमन, शत शत नमन ये सही है। रीत्य अनुसार यानी रीत के अनुसार शुद्ध शब्द रीत्य अनुसार होगा, रीत्य अनुसार नहीं, रीत्य अनुसार यानी रीति के अनुसार। तथा कीर्तिवान, कीर्तिवान का शुद्ध रूप कीर्तिमान होगा, कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो ये है। तो यहाँ पे हलंत नहीं होगा, संभावना और कीर्तिमान। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, स्टैंडर्ड है? देखिए, अब इसमें भी आपको फिर से कंफ्यूज किया। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर देखा है कि कहाँ पे हमें
अनुस्वार का प्रयोग करना है। अब इसमें आपको देखिए दिया है पंचमाक्षर वाला संबंध दिया है, संबंध, संबंध यहाँ पे भी दिया है संबंध, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दिया है अनुस्वार, यहाँ पे भी दिया है संबंध और संबंध। और एक चीज हमने आपको और भी बताया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे पंचमाक्षर ही सही है। तो अब इसमें से कौन सा सही है? वर्तनी की दृष्टि से आपको मानक में पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए संबंध, ये वर्तनी की मानक की दृष्टि से सही है, अन्य शब्द की वर्तनी मानक नहीं है। तो संबंध ये सही है। संबंध है तो कभी भी संबंध को ध्यान रखना, क्योंकि इसी तरह कंफ्यूज करते हैं इनमें दोनों में ही संबंध। कौन सा शब्द अशुद्ध है? सौख्य, निरपराध, माधुर्यता, आकाश। इसमें एक गलत है, तो गलत कौन सा है? माधुर्यता। इसका शुद्ध शब्द है माधुर्य या मधुरता होगा, ये ध्यान रखना है। इसका शुद्ध शब्द है माधुर्य या मधुरता। सौख्य, आकाश, निरपराध शब्द शुद्ध है, तो शुद्धतम रूप में क्या क्या है? सौख्य है, आकाश है, निरपराध है। सौख्य, आकाश, निरपराध। सौख्य लगेगा कि सही है कि नहीं, लेकिन सही है सौख्य, आकाश, निरपराध। लेकिन माधुर्यता सही नहीं है, यहाँ पे माधुर्य है या मधुरता है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द देखें तो अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है दाई, प्रारंभ, स्वत्व, मेहंदी। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी गलत है? बाकी सही है। प्रारंभ, दाई, स्वत्व, मेहंदी, कौन सा सही है या गलत है? तो दाई ही वर्तनी की दृष्टि से गलत है, दाई। इसका शुद्ध शब्द होगा दाई, ये जो लिखा है ये सही नहीं है। प्रारंभ, मेहंदी, देखिए मेहंदी स्वत्व सही है, दाई इस तरह लिखा जाएगा, शेष शब्द शुद्ध है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? याद होगा नूपुर, हमने पहले भी आपको कराया था नूपुर, बिरहणी भी कराया था, है ना। तो इसमें पूछा कौन सा अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। वांछनीय, त्याज्य, बिरहणी, बिरहणी, नूपुर। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध शब्द कौन सा आया हुआ है? तो यहाँ पे दो दो चीजें अगर याद हो, हमने पहले भी आपको कराया था कि हमें नूपुर को ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से ऊ का प्रयोग करना है, तो ये हमसे गलती हो जाता है। देखिए बड़ा ऊ का प्रयोग करना है नूपुर में, फिर पूर, छोटा ऊ र, है ना। और यहाँ पे यही चीज गलत कर दिया, दोनों में ही छोटा ऊ का प्रयोग कर दिया है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए नू, नू, तो नू में बड़ा ऊ, फिर प रा, तो ये है नूपुर, ये नूपुर सही है। और बिरहणी क्यों गलत है? क्योंकि ये बिरहणी नहीं बिरहड़ी है, बिरहड़ी ये सही है। बाकी वांछनीय, त्याज्य ये सही है। कक्षा शब्द का शुद्धतम उच्चारण क्या है? जब हम लोग बोलते कक्षा, गलत है, कक्षा। कक्षा जो है उसे हम देखिए शुद्धतम रूप में कक्षा को क्या कहेंगे? हम ये बोलते हैं लेकिन वो शुद्धतम रूप में नहीं है। इसका शुद्ध उच्चारण ये है क, फिर क अलंग के साथ, फिर मूर्धा श। शेष विकल्पों के शब्द उच्चारण की दृष्टि से गलत है और बाकी गलत है। उच्चारण की दृष्टि से अगर सही बोला जाए तो ये आश्रम पद्धति में क्वेश्चन आया कि ये सही होगा, ये, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध है, ठीक है। ज्योतिषणा, ज्योत्सना हो गया, श्रृंगार, आध्यात्म, उज्ज्वल, ज्योत्सना। इसमें एक गलत है, हमने श्रृंगार पहले ही देख लिया, अध्यात्म लिखा है, अध्यात्म, उज्ज्वल, ज्योत्सना। अब इनमें देखिए एक ही गलत है, और ये जो गलत है यहाँ पे ज्योत्सना शब्द की वर्तनी गलत है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर ज्योत्सना लिखने में यही गलती कर देते हैं। यहाँ पे ये देखना है कि इसमें दोनों ही, जैसे सा कंप्लीट लिख देता और दिखता भी नहीं है, यही गलती होती है। जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल अक्सर ऐसे लिख देता है और हम गलत कर देते हैं, है ना। जबकि उज्ज्वल में क्या करना है, दोनों ही जा जो है ये कंप्लीट नहीं है, दोनों ही जा आधा है, उज्ज्वल। और ज्योत्सना में भी यही चीज ध्यान रखना, त और श दोनों ही आधा है, यहाँ गलती हो जाता। बाकी श्रृंगार सही है, श्रृंगार सही है, अध्यात्म सही है।
और फिर इसके बाद आप देखें कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला सब छांटना है। शुद्ध वर्तनी में कौन सा है? संशय, संशय, संशय और ये। तो आप यह देखो आगे भी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो यही है संशय शुद्ध वर्तनी वाला। बाकी जितने भी दिए गए हैं वो वर्तनीगत दृष्टि से सही नहीं है। दृश्य, 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 तो इसमें देखिए दृश्य सही है। और हमने औद्योगिक पहले भी देखा था, तो इसमें औद्योगिक ही सही होगा। वर्तनी की दिस इनमें अशुद्ध गलत क्या है? अभी देखिए जोशना हम लोगों ने देख ही लिया था। मिष्टान, यहाँ पे अक्सर हम लोग मिष्ठान लिख देते हैं, ठीक है। और अहोरात्र भास्कर, अब देखिए अहोरात्र भास्कर, तो जो भास्कर है ना यहाँ पे ये नहीं होगा, यानी आप देखो कि मूर्धा सा वाला जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा दंत, तो भास्कर, ये है भास्कर। बाकी मिष्टान सही है और रात्र सही है। वर्तनी शुद्ध है इनमें से एक की, आधीन, अकस्मात, आकांड तांडव, आकंठ, एक की वर्तनी सिर्फ सही है, शुद्ध है, क्या है? तो एक की वर्तनी शुद्ध है तो उसमें क्या है? आकंठ, आकंठ मतलब आकंठ, जबकि आधीन, अकस्मात, आकांड, तांडव, इनका शुद्ध रूप आधीन का अधीन है, अकस्मात है और अकांड तांडव। आकंठ सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, क्या है? अभ्यांतरिक, निरोग। याद हो निरोग को भी हमने बताया था कैसे लिखा जाएगा, अत्याधिक, अत्याधिक, एक ही सही है, सारे नहीं है, बस एक ही सही है। और निरपराधनी, निरपराधनी लिखा है, निरपराध, निरपराधनी, अत्याधिक लिखा गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अभ्यांतरिक जो है और आध्यात्मिक और ये सब देखिए, अभ्यांतरिक अगर लिखेंगे तो आभ्यांतरिक नहीं है, अभ्यांतरिक है। ये देखिए जीआईसी पीजीटी दोनों में है, अभ्यांतरिक है, सिर्फ आ है, आभ्यांतरिक नहीं है। अत्यधिक, अत्याधिक नहीं बोलते, अत्यधिक ही कहते हैं। और निरोग को हमने पहले ही देख लिया था, नी छोटी की मात्रा नहीं है, निरोग यानी बड़ी की मात्रा है, निरोग। और इनके अलावा निरपराधिनी ये सही है बिल्कुल। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, मुझसे ये काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। अब इनमें ये देखना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, वाक्य अशुद्ध है, क्यों? जबकि इसका शुद्ध वाक्य शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ, हुआ है। यहाँ पे ये जो वाक्य है ये गलत है, मुझसे ये काम संभव नहीं। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, वाक्य गलत है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ है, नहीं हुआ। मुझे ये काम संभव नहीं, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों का अपना मत बदलना पड़ता है, किसी आदमी को कानपुर भेज दो। इनमें से एक शब्द की वर्तनी गलत है, अशुद्ध है। देखिए हम लोग अहिल्या बोले तो अहिल्या, अहल्या, प्रव्रज्या, द्वारिका, आद्र। याद हो द्वारिका हमने पहले भी बताया था कि द्वारिका नहीं है, ये द्वारका है, वही है। अहल्या सही है बिल्कुल, आद्र सही है, प्रव्रज्य बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ऐतिहासिक की बात हम लोगों ने की थी, ऐसे ही प्रागैतिहासिक है, और इसको आप लिखेंगे समानता तो प्रागैतिहासिक लिखते लिखते आपकी हैबिट में होगा। मैंने कहा ना पढ़ने पे डिपेंड करता है कि आपका वर्तनीगत अशुद्धियाँ जो है वो कितनी कम होंगी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, तो मानवीकरण अलंकार भी देखते हैं। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाले में उच्छृंखल को देखिए कितने प्रकार से उच्छृंखल लिखा जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानने के लिए यहाँ पे उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, तो श्रृंखल है ना, यहाँ पे आप ये देखिए दोनों उच्च श्रृंखल, तो इसमें आप देखिए कि डी, डी में आप ये देखो कि उच्च श्रृंखल वाला वर्तनी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में बस अंतर देखे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, दोनों ही है, लेकिन ठीक है डी ऑप्शन माना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ों के अनुसार अनुनासिक पे बात कर लिया और बहुत सारे क्वेश्चन भी देख लिए। इसी तरीके से ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।